तो लास्ट क्लास में हम लोग थे इस पे कि किस लिए वेक्टर्स के ऊपर प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं है। आपको बस कंफ्यूज किया जाता है ए डॉट बी वेक्टर का प्रोडक्ट होता है और ए क्रॉस बी भी एक टाइप का प्रोडक्ट होता है। इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट, इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। नाम प्रोडक्ट रख देने से चीज़ें प्रोडक्ट नहीं हो जाता है। वेक्टर्स के ऊपर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न मैं लास्ट क्लास में क्यों बताया था, और डिवीज़न डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। बिटवीन वेक्टर्स, वेक्टर्स के बीच ये दोनों चीज़ डिफाइंड नहीं है। आपको ये दोनों दिखाया जाता है मल्टीप्लिकेशन टाइप, लेकिन ये है नहीं। और क्यों नहीं है, क्या है, मैं लास्ट क्लास में बताया हूँ और उसको मैं और जस्टिफाई करूँगा धीरे धीरे आगे आगे जब जाएंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में इसको सब बताया गया था क्यों नहीं है। तो उससे मैं इम्पॉर्टेंट एक रिजल्ट डिराइव किया था जो बोला था कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है डॉट। पहले हम डॉट प्रोडक्ट क्या है देख रहे थे, और उससे मैं एक चीज़ डिफाइन किया था, क्या, लेंथ ऑफ ए वेक्टर, जो कि इतना ज़्यादा यूज़ है जो आपको पता भी नहीं होगा। मैं बोला था ए डॉट बी का डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन 3 इक्वेशन मतलब बाय डेफिनेशन है, लेंथ ऑफ ए इंटू लेंथ ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अगर एंगल बिटवीन देम थीटा है तो कॉस ऑफ थीटा। अगर मान लीजिए मैं अपने बीच ए का ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ, लेट मतलब ये मान लीजिए ए डॉट ए, तो मुझे क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ ए टाइम्स लेंथ ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड ए। लेकिन इसके साथ ये एक वेक्टर है, इसी के साथ इसका एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, तो कॉस 0। लेकिन कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। दैट इम्प्लाइज ए डॉट ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए का स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज लेंथ ऑफ ए क्या होगा, इज इक्वल टू ए डॉट ए का रूट ओवर। मैं बोला था ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। क्यों इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि हम लोग जो डील करते हैं उसको बोलते हैं यूक्लिडियन स्पेस। मैं इसके ऊपर छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, वो हम लोग का जो मैथमेटिक्स 10 मिनट्स है उसके ऊपर मैं बनाऊंगा डिफरेंट स्पेसेस क्या होते हैं वीडियोस, उसमें आप देख सकते हैं 5-10 मिनट का वीडियो होता है उसमें। तो उसमें मैं बताऊंगा कि बहुत टाइप का स्पेसेस होते हैं, रिमानियन स्पेस, मिन्कॉस्की स्पेस, बहुत ऐसा बहुत अजीब स्पेसेस है। हम लोग जिसमें पढ़ते हैं यूक्लिडियन स्पेस, 3 डायमेंशनल फ्लैट स्पेस जिसको बोलते हैं हम लोग, यूक्लिडियन स्पेस पे रहते हैं हम लोग। यूक्लिडियन स्पेस पे लेंथ मेज़र करना बहुत आसान है। आप मीटर स्टिक लीजिए, मेज़र कीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा स्पेसेस सब एग्जिस्ट करते हैं जहाँ लेंथ मेज़र आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे मीटर लेके मेज़र नहीं कर सकते हैं, एक वेक्टर का लेंथ उस स्पेस में आप मेज़र नहीं कर सकते हैं। ये एडवांस लेवल का टॉपिक है, फिर भी मैं इसका इंपॉर्टेंस इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इसको याद रखें। जैसे कि आप क्वांटम मैकेनिक्स में जाएंगे तो वहाँ एक वेक्टर स्पेस होगा, हिल्बर्ट स्पेस बोल के जिसका नाम होगा। वहाँ आपको लेंथ मेज़र मीटर ऐसे स्टिक लेके लेंथ मेज़र नहीं कर सकते हैं, वो स्पेस सब अलग है, वो मैथमेटिकल स्पेस सब है। तो वहाँ कैसे वेक्टर का लेंथ डिफाइन करें, क्योंकि हम लोग तो लेंथ ऐसे एक स्टिक लेके ऐसे ये रखा हुआ एक वेक्टर और एक मीटर स्टिक लिए यहाँ से यहाँ तक मेज़र कर दिया, ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। तो वो तो चलेगा नहीं, क्योंकि वो स्पेस सब मैथमेटिकल स्पेस है वहाँ पे। तो हम लोग को कुछ और वे निकालना पड़ेगा वेक्टर का लेंथ को डिफाइन करने के लिए। तो वहाँ इस हिसाब से करते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, अगर ये एक उस स्पेस का वेक्टर है, उस स्पेस का वेक्टर सोच लीजिए, क्वांटम मैकेनिक्स में लिखते हैं साई, तो लेंथ ऑफ साई क्या होगा, साई इंटू साई का रूट ओवर। ये है साई का लेंथ, समझ में आया। तो मैं ये इसलिए बोला कि ये बहुत यूज़ होता है एडवांस मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर जो चीज़ आपको ऑब्वियस लग रहा है, जैसे कि गारंटी मतलब आप पूरा उसको ले लिए हैं, जैसे कि हम हैं एग्जिस्ट करते हैं तो हमको हवा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा प्लैनेट्स है जहाँ हवा नहीं रहता है। तो कोई चीज़ मतलब आप गारंटी पे मत लीजिए कि मिल रहा है बोल के। जैसे कि लेंथ मेज़र करना, हम अपने स्पेस में जहाँ रहते हैं चारों ओर लेंथ मेज़र कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मैथमेटिकली ऐसा स्पेसेस सब डिफाइंड है जहाँ लेंथ का कोई नोशन ही नहीं है, वहाँ कैसे लेंथ मेज़र करेंगे। मीटर स्टिक लेके उस स्पेस में जा नहीं सकते आप मेज़र करने के लिए, वो मैथमेटिकल स्पेस हो, मैथमेटिक्स में यूज़ होता है वो सब। ये सब समझ में नहीं आएगा अभी आपको, तो वो सब बाद में पढ़िए। तो उस जगह पे ये डेफिनेशन लेंथ का बहुत काम आता है।
और वो इतना ज़रूरी, इतना काम आता है कि ये इसको आप अभी भी लेंथ बोलूँगा तो यही सोचिए, लेंथ बोलूँगा तो इमेजिन कीजिए ज्योमेट्रिकली कि वो वेक्टर का लेंथ है, लेकिन उसको निकालना ऐसे ही है, उसका डॉट प्रोडक्ट अपने साथ कीजिए, स्क्वायर रूट कर दीजिए, निकल जाएगा, क्योंकि मीटर स्केल हमेशा कोई लेके नहीं घूमता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आपको काफ़ी जगह मिलेगा ये फार्मूला, और एडवांस मैथमेटिक्स में तो हर जगह यही है बस, ठीक है। तो इसी के लिए मैं बोल रहा था ये। तो प्रॉपर्टीज़ हम लोग 3 पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट का। अभी नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट, और हम लोग को क्या करना है, ज़ीरो वेक्टर क्या है डिफाइन करना है, ज़ीरो वेक्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, मैं बोल इससे पहले लिख दिया था क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, लेकिन अभी बता रहा हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, इसको बोलते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए टाइम्स लेंथ ऑफ बी टाइम्स साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अगर एंगल बिटवीन देम थीटा है तो साइन ऑफ थीटा टाइम्स एन कैप। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को हम लोग कैप दे के लिखते हैं। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका लेंथ 1 है, ये 1 यूनिट इसका लेंथ है, समझ में आया। तो यूनिट वेक्टर एक है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, लेंथ तो यूनिट वेक्टर बोल दिया तो लेंथ तो आपको पता चल गया 1 होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन आपको दिया जाता है गिवन बाय राइट हैंड रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं इसको, राइट हैंड थंब रूल। कैसे, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, कोई इसको कॉर्क स्क्रू रूल भी बोलते हैं। क्या है, अगर आप ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो पहले क्या कीजिए, इसको ला के इधर रखिए, ये कुछ रूल नहीं है, ये हर जगह करते हैं हम लोग। तो पहले क्या कीजिए, इसको पैरेलली ट्रांसपोर्ट करके इधर ला के रखिए, किसी को भी कर सकते हैं, इसको भी आप उधर रख सकते हैं, ये ए को भी जाके इधर रख सकते हैं, लेकिन मैं बी को रख रहा हूँ यहाँ पे, ये ऐसे हो जाएगा, सेम लेंथ यहीं रखिए, ये बी है। अब जो करना है कीजिए, अब क्या करना है, डायरेक्शन निकालना है। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है एन कैप, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, राइट हैंड थंब रूल से मिलेगा। अगर आप ए के डायरेक्शन में अपना हाथ देते हैं, ये उंगली को ए के डायरेक्शन में देते हैं और बी के तरफ कर्ल करते हैं अपना उंगली, तो ये थंब जिस डायरेक्शन में दिखा रहा है ना, वही होगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड होगा। बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा, जिसको पहले है उसके तरफ ये उंगली कीजिए और दूसरे के तरफ कर्ल कीजिए। अगर इधर कर्ल कर रहे हैं तो ये उंगली उधर होगा, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अंदर होगा। समझ में आया, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है तो ए के तरफ उंगली कीजिए, बी जिस तरफ है उस तरफ कर्ल कीजिए, इस तरफ कर्ल करेंगे जो उंगली इधर होगा वही होगा। और स्क्रू में भी वही सोचिए, अगर स्क्रू एक है, ये स्क्रू है, अब ए से बी तक घुमाएंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो स्क्रू तो बाहर ही आएगा ना, ऐसे घुमाएंगे तो इसीलिए इसका डायरेक्शन ये है। और बी से ए तक आएंगे तो ऐसे ऐसे अंदर घूमेगा, तो ये अंदर घुस जाएगा, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अंदर है। अब ऐसा अजीब सा डायरेक्शन का डेफिनेशन क्यों है, यही सोच सकते हैं क्योंकि हम लोग इतना अजीब सा डेफिनेशन ए क्रॉस बी, ये तो लग रहा है कोई आदमी बना दिया है बस ऐसे ही डायरेक्शन, हाँ कोई बना दिया है, लेकिन ये कन्वेंशन है। समझ में आएगा क्यों कन्वेंशन है, इसको नहीं लेने से क्या होता है, और इसको डिराइव भी कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन उतना मतलब कुछ ज़्यादा बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है ये, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे, बस जानिए कि ये डायरेक्शन है, लेकिन ये भी एक कन्वेंशनल डेफिनेशन है, ठीक है। ज़्यादा इसमें मैं बोलूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा ऐसे, ए की तरफ लीजिए क्रॉस करके बाहर, और बी क्रॉस ए का ये, और वही एन कैप का डायरेक्शन है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हम लोग को कोऑर्डिनेट्स में ज़्यादा इजी होता है। जब आपको कोऑर्डिनेट्स इंट्रोड्यूस कर लेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट करने में ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि अगर मैं ए और बी ड्रॉ कर लिया हूँ तो कैसे आप एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो बाहर होगा बोर्ड के, अगर या अंदर होगा बोर्ड के, वो तो नहीं कर सकते हैं। और दूसरा चीज़, आपका ए क्रॉस बी ना जो वेक्टर होगा वो ए के साथ भी परपेंडिकुलर होगा और बी के साथ भी परपेंडिकुलर, हमेशा हमेशा, क्योंकि आउट ऑफ द बोर्ड होगा तो इसके पास 90 डिग्री है बी के साथ, और ए के साथ भी 90 डिग्री। अगर अंदर भी होगा
तो ए के साथ 90 डिग्री है, बी के साथ भी 90 डिग्री है। तो इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जो नया वेक्टर है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी को आप एक नया वेक्टर जैसा सोचिए, ये एक नया वेक्टर है, ईच परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर। समझ में आया? दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, अभी देखिए, ये मैं बोला था अभी जस्ट बोला, मिटा दिया बोल के और एक बार कर रहा हूँ। ए क्रॉस बी करेंगे और बी क्रॉस ए करेंगे, तो बी क्रॉस ए क्या होगा, बी इंटू ए इंटू साइन थीटा, उसमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला होता, अभी भी वही है। तो फ़र्क क्या हो रहा है बी क्रॉस ए में, खाली डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है। मतलब ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी यहाँ अंदर डायरेक्शन में है तो यहाँ बी क्रॉस ए बाहर डायरेक्शन में होगा, राइट हैंड ये रूल से। तो ए क्रॉस बी में बस डायरेक्शन का अपोजिट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। समझ में आया? ये वेक्टर को अगर इस दोनों को पलट दिए तो एक नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वेक्टर का डायरेक्शन पलट जा रहा है अगर ये बी क्रॉस ए किए तो, ठीक है। और तीसरा चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा लोग गलत करते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यहाँ ब्रैकेट, ये इक्वल नहीं है तो नहीं कर सकते हैं, तो ये एसोसिएटिव नहीं है, अपने आप में एसोसिएटिव नहीं है, क्रॉस में एसोसिएटिव नहीं है। तो आपको ये ब्रैकेट देना बहुत ज़रूरी है, यहाँ दे रहे हैं कि यहाँ दे रहे हैं। समझ में आया? ये चीज़ ज़्यादातर एनकाउंटर नहीं करते हैं ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन फिर भी कहीं कहीं आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जहाँ ब्रैकेट है वैसे ही इवैल्यूएट कीजिए। ज़्यादा इजी होगा बोल के यहाँ ब्रैकेट देके इवैल्यूएट मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो ये बस प्रॉपर्टी है। हाँ, और ये किसी हिसाब से आपको मल्टीप्लिकेशन जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये है ही नहीं मल्टीप्लिकेशन, तो कहाँ से दिखेगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन हाँ, क्यों मैं अभी तक एग्जांपल्स एक भी नहीं किया, मैं बस आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। वो इसलिए कि एग्जांपल्स तभी करेंगे जब हम लोग सीखेंगे कि कंपोनेंट्स क्या होता है वेक्टर्स के, क्योंकि मैथमेटिकली अगर बोले तो ज़्यादातर हम लोग कंपोनेंट्स के साथ ही डील करते हैं, मतलब न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। लेकिन फिज़िक्स को समझने के लिए हम लोग ऐसे पढ़ना पड़ेगा। मैथमेटिक्स करने और फिज़िक्स करने में थोड़ा डिफरेंट यही है, बस डिफरेंस। अगर आप मैथ्स भी करने के लिए यही करना पड़ेगा, लेकिन न्यूटोनियन मैकेनिक्स का जो फ्रेमवर्क है उसमें काम करने के लिए आपको ज़्यादातर कंपोनेंट्स के साथ काम करते हैं, और कंपोनेंट्स में आप इतना खो जाते हैं कि ये सब आप समझ नहीं पाते हैं वहाँ पे। और तो ये पहले से कवर कर देने से ज़्यादा अच्छा हुआ, इसीलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा ही बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग कंपोनेंट्स के साथ काम करेंगे। कंपोनेंट्स के साथ काम करेंगे तो ये सब चीज़ बहुत ईजी हो जाएगा, कुछ है नहीं, बस कुछ ज़्यादा इमेजिनेशन करना नहीं है, बस मैथमेटिक्स करते जाइए, आंसर अपने आप निकल जाएगा। तो अभी आखिरी टॉपिक है कंपोनेंट से पहले, ज़ीरो वेक्टर और ज़ीरो नंबर में क्या फ़र्क है। अगर मैं बोला कि वेक्टर का अपना दुनिया है, तो ज़ीरो वेक्टर और ज़ीरो नंबर में तो फ़र्क होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर का एक ज़ीरो वेक्टर होता है। देखिए ये नंबर्स हैं, इसके पास 1 2 3 4 7 1/2 2/3 1/9 7/16 पाई एक्सपोनेंशियल क्या और गोल्डन रेशियो जो पिछले वीडियो में मैं छोड़ा था क्या है उसमें, वो सब आता है इसके अंदर। और इसके अंदर एक ज़ीरो भी है, और ये सब है। और वेक्टर्स अपना एक अलग सेट है, ये एक अलग दुनिया है। इनके पास अजीब अजीब टाइप का वेक्टर है। थोड़ा सा लंबा वेक्टर कोई इस डायरेक्शन में है, और थोड़ा सा लंबा वेक्टर, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। एक ऐसा भी वेक्टर है जिसको हम लोग ज़ीरो वेक्टर बोलते हैं, उसको ड्रॉ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कुछ है ही नहीं, पॉइंट टाइप का सोचिए, लेकिन कुछ डायरेक्शन नहीं है, क्या है मैं कैसे बता सकता हूँ उसको। तो इसको ज़ीरो वेक्टर को हम लोग ये लिखते हैं, इसके अंदर ऐसा ये सब चीज़ है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों एक चीज़ नहीं है, ये वेक्टर है ज़ीरो है, ये नंबर ज़ीरो है। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, चलिए मैं दिखाता हूँ। ए वेक्टर प्लस ज़ीरो कितना होता है, ए वेक्टर। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम आ गया है यहाँ पे, बुक्स में ऐसे लिखा रहता है, बहुत जगह क्लास में भी लिखते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं।
अब एक दो डिसिमिलर चीज़ों को कंपेयर प्लस करने का कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी बोला था कि सिमिलर चीज़ों को ही हम लोग ऐड करते हैं। नंबर्स के साथ ऐड कीजिए, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ ऐड कीजिए। मैट्रिक्स को नंबर के साथ ऐड करने का क्या मतलब है? दोनों तो अलग चीज़ें, कैसे ऐड करेंगे आप? ये एक ज़ीरो नंबर है, ये एक ए वेक्टर है, ऐड करके आप बोल दे रहे हैं ए है, क्योंकि ज़ीरो दिख रहा है यहाँ पे ना। कुछ ज़ीरो क्या करता है? कुछ तो करता नहीं है ऐड करने से। लेकिन इतना देखने से बहुत आसान लग रहा है, आंसर भी यही होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा चीज़ छुपा हुआ है। ये ज़ीरो ज़ीरो नंबर नहीं है, ये ज़ीरो वेक्टर है। और ज़ीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? अगर ज़ीरो वेक्टर है ये, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ज़ीरो वेक्टर होगा ज़ीरो। ये एक नंबर है, लेंथ ऑफ ज़ीरो वेक्टर, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ। ज़ीरो वेक्टर का लेंथ कितना होता है? ज़ीरो। ये वेक्टर साइन है, मैं बार बार वेक्टर साइन ऐसे दे देता हूँ और एरो अच्छे से नहीं दे पाता हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, एरो नहीं दे पाता हूँ तो ज़ीरो वेक्टर का लेंथ ज़ीरो है और डायरेक्शन क्या है? नो डायरेक्शन। ठीक है, तो ज़ीरो नंबर एक एग्जिस्ट करता है, ज़ीरो वेक्टर एक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अभी ये देखिए, ए क्रॉस ज़ीरो वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा? ज़ीरो। यहाँ पे ज़ीरो क्या है? ये क्या होगा? ज़ीरो नंबर होगा या वेक्टर होगा? डॉट, और ये क्या होगा? ए डॉट ज़ीरो। देखिए ये तीनों चीज़, ये क्या है? ये ज़ीरो एक नंबर है कि ज़ीरो वेक्टर है? ये ज़ीरो नंबर है कि ज़ीरो वेक्टर है? दोनों तो ज़ीरो होगा राइट साइड। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? ए क्रॉस ज़ीरो। क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग को आंसर में एक वेक्टर मिलता है जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन रहता है। अभी बताया था क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे निकालना है। तो बेटर राइट हैंड साइड वेक्टर होना चाहिए, और एक्चुअली ये वेक्टर है ए क्रॉस ज़ीरो वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में हम लोग को एक नंबर मिलता है, तो ए डॉट ज़ीरो करेंगे तो आपको ज़ीरो नंबर मिलेगा। समझ में आया? ये सम हमेशा प्लस कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ए वेक्टर, ये ज़ीरो वेक्टर है, ज़ीरो नंबर को ऐड नहीं कर सकते हैं। ए माइनस ज़ीरो वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। ए क्रॉस ज़ीरो वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। ए डॉट ज़ीरो वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो नंबर। समझ में आया? आप ये डिस्टिंक्शन आपको कहीं न्यूटनियन मैकेनिक्स में यूज़ नहीं होगा। इसीलिए मैं क्यों बताया, क्योंकि इसका फ्यूचर में यूज़ है। कभी आप साइंस के फील्ड में रहे तो ये डिस्टिंक्शन आपको पता नहीं होगा तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। गलत नहीं होता है, कॉन्सेप्चुअल एरर होता है। समझ में आया? एक ऐसा मिस्टेक, कुछ कैलकुलेशन कर रहे होंगे और एक कुछ मिस्टेक्स नहीं होगा लेकिन आपका आंसर गलत आ रहा होगा ना, कुछ चीज़ भूल गए लग रहा होगा, और इस ऐसा कुछ मिस्टेक किए होंगे, इसको कॉन्सेप्चुअल एरर बोलते हैं। ये ढूंढ नहीं पाएंगे आप, क्योंकि एरर जैसा लगेगा ही नहीं। यहाँ एक वेक्टर छोड़ दिए, क्या फ़र्क पड़ता है? ये आप ए क्रॉस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, आप ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि एक वेक्टर है बोल के। तो अगर कंप्यूटर में भी फेट किए तो वो क्या कर लेगा? आपका एरर थोड़े देखेगा। ये कुछ, इसको कंसेप्चुअल एरर बोलते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। और एक है ज़ीरो नंबर, अगर ज़ीरो, अभी मैं बोला था कि मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो के साथ डिफाइंड है, मतलब सॉरी, नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। एक वेक्टर को एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, भले ही दो वेक्टर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ज़ीरो नंबर इंटू ए वेक्टर कितना होगा? ज़ीरो होगा। अब ये राइट साइड का ज़ीरो नंबर ही है वेक्टर, ये मेरे को बता दीजिए बस। सोचिए अपने आप में। राइट साइड का वेक्टर ज़ीरो नंबर मल्टीप्लाई किए ए के साथ, ए वेक्टर है, तो क्या होगा राइट साइड? अभी इस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। टू मल्टीप्लाई किए ए वेक्टर के साथ, राइट साइड में अगर आपको एक मिलेगा, क्या मिलेगा? एक वेक्टर मिलेगा बी, जो कि ए का डबल है। समझ में आया? ए टू ए मतलब ए को बड़ा करके डबल कर दीजिए। ज़ीरो ए करेंगे तो क्या होगा? ज़ीरो इंटू ए, तो ए का ज़ीरो साइज कर दीजिए, तो ये एक वेक्टर है। समझ में आया? लेकिन ये डिस्टिंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ कुछ ज़ीरो लिख देने से कुछ कंसेप्चुअल एरर नहीं होता है, ये यहाँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन याद रखिए ये वेक्टर है। समझ में आया? लेकिन ये तीनों में आपको पता होना चाहिए कौन सा नंबर है, कौन सा वेक्टर है, कौन सा स्केलर है, क्या है। और ये भी एक वेक्टर है। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा चीज़ है ना कि आप इसको ज़ीरो भी लिख देंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसको जानने का भी ज़रूरत नहीं है कि ज़ीरो वेक्टर है कि नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म होता है हम लोग का
फिज़िकल व्यूज़, मतलब फिज़िकल व्यूज़ माने अभी तक वेक्टर को हम बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम के ही देख रहे हैं, और ऐसे ही देखना चाहिए, क्योंकि यही है वेक्टर्स। उनका दुनिया अलग है, वो अलग है, वो 3 नंबर नहीं है। वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 नंबर से, मतलब x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट पता है तो वेक्टर पता है। लेकिन आप वेक्टर को ऐसे फील कीजिए, तभी जाके आप वेक्टर को डील कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप ऐसे सोचे कि वेक्टर्स ऐसा चीज़ है जिसका 3 कंपोनेंट्स है, आई कैप, जे कैप, के कैप, तो बाद में आपको मुश्किल होने वाला है। तो अभी तक जो पढ़े हम लोग बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ नहीं, एज ए वेक्टर को जैसे पढ़ना चाहिए हम लोग वैसे ही पढ़े। उनका अपना दुनिया है, उनका अलग आइडेंटिटी है, नंबर्स का अलग आइडेंटिटी है, उनको हम नंबर्स के साथ रिलेट करने का कोशिश नहीं किए, उनके ऊपर हम अलग से एडिशन डिफ़ाइन किए, अलग से मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न डिफ़ाइन नहीं है देखे, अलग से माइनस करना वो लोग का सीखे, वो लोग का अपना ज़ीरो वेक्टर क्या होता है देखे, अपना सब क्या क्या होता है हम लोग देख लिए। ठीक है, अभी हम लोग को करना है कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस, क्योंकि कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस करने से हम लोग मैथ्स कर सकते हैं, ज़्यादा रिगोरस मैथमेटिक्स। कौन सा मैथ्स, एक्चुअली मैं सच बता दे रहा हूँ, कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस करने से हम लोग कैलकुलस कर सकते हैं। कैलकुलस बिना कोऑर्डिनेट के नहीं होने वाला है। वेक्टर कैलकुलस अगर आप करना चाहते हैं तो आपको कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, मतलब इजीली करना चाहते हैं तो, नहीं तो कर सकते हैं। काफ़ी एडवांस मैथमेटिक्स है जो कि बिना कोऑर्डिनेट के साथ ही कर सकते हैं, आप एज इट इज़ उसी वेक्टर के साथ करेंगे, लेकिन हम लोग इजी वे में जाएंगे। तो अभी हम लोग को कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन, कोई चारा हम लोग के पास नहीं है, क्योंकि इससे आगे हम लोग नहीं जा सकते हैं अगर कोऑर्डिनेट हम लोग यूज़ नहीं किए तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में कम्प्लीटली हम लोग करेंगे, क्योंकि ये क्लास भी लंबा हो जाएगा अगर किया तो मैं पूरा सारा। मैं बस बता दे रहा हूँ हम लोग कौन सा कोऑर्डिनेट सिलेक्ट करेंगे। मैं बोला हूँ राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट। राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट मतलब वही क्रॉस वाला लगाएंगे तो x क्रॉस y करेंगे तो x से y तक जाएंगे तो z इसी में होना चाहिए, और सब 90 डिग्री वाला, इसको ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये सब 90 डिग्री है एक दूसरे से। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हम इंट्रोड्यूस करेंगे। और यहाँ पे x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब क्या, इस डायरेक्शन में एक छोटा सा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन x है, उसको लिखते हैं आई कैप। और y डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर को लिखते हैं जे कैप, और z डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर को लिखते हैं के कैप। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको याद रहना चाहिए, और यही कोऑर्डिनेट हम इंट्रोड्यूस करेंगे। कोई कोई इसको ऐसे लिखता है, x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को x कैप, y डायरेक्शन में y कैप, z डायरेक्शन में z कैप, और कोई कोई ऐसे भी लिखता है ई एक्स कैप, ई वाई कैप, ई जेड कैप। तो सब एक ही है, बस लिखने का अलग अलग अंदाज़ है। हम लोग ये यूज़ करेंगे, कभी कभी फ़िलहाल मैं ये भी यूज़ कर दूंगा, लेकिन हम लोग ज़्यादातर इसी में स्टिक करेंगे। ठीक है, आई कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, जे कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, के कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड डायरेक्शन। तो ये सब क्यों करना है, कैसे करना है, वो होगा हम लोग का अगली क्लास में। ठीक है।